राधे राधे। आप सभी को नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का। ये तीसरी वीडियो आप लोगों को है। एक पहली थी वन लाइनर की, दूसरी थी हमने जिसमें देखा था मेरुतुंग को और हेमचंद को देखा था आदिकाल से, और आधुनिक काल से आज हम देखेंगे लोचन प्रसाद पांडे और सियाराम शरण गुप्त को, दो कवियों को। तो सबसे पहले हैं लोचन प्रसाद पांडे, इनको देखेंगे। लोचन प्रसाद पांडे का जन्म दिया है कि 1886 में हुआ था और निधन 1959 में। ये छत्तीसगढ़ के निवासी थे। कहाँ के? छत्तीसगढ़ थे। उनकी रचनाएं आनंद कादम्बनी, सरस्वती, हिंदी प्रदीप, इंदु, मर्यादा, प्रभा, सम्मेलन आदि पत्रिकाओं में बराबर प्रकाशित होती रही हैं। तो पांडे जी की रचना कई पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही समय समय पे। विषय की दृष्टि से देखा जाए तो उनके काव्य में आपको विविधता दिखाई देगी। जैसे नीति कविता है इनकी 1906 में, मेवाड़ गाथा है 1914 में, पद्य पुष्पांजलि है 1915 में, आदि उनके काव्य हैं। तो यहाँ पे 3 काव्य आपको मिले लोचन प्रसाद पांडे को, तीनों को ध्यान देना है। नीति कविता, मेवाड़ गाथा और पद्य पुष्पांजलि, तो तीनों का ध्यान रखेंगे। ठीक। नीति कविता किसकी है? लोचन प्रसाद पांडे की। मेवाड़ गाथा लोचन प्रसाद पांडे। पद्य पुष्पांजलि लोचन प्रसाद पांडे। आगे देखते हैं। नीति कविता में नीति से संबंध विषय हैं, नीति से संबंधित विषय हैं। मेवाड़ गाथा में चित्तौड़ के राणा भीम सिंह के अनुपम त्याग की गाथा है और पद्य पुष्पांजलि में देशभक्ति विषयक रचनाएं हैं। ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत, मंदाकिनी, गंगा आदि में प्रकृति को आलंबन के रूप में सामान्य ढंग से चित्रित किया गया है। शिक्षा, हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदी राष्ट्रभाषा आदि विवरणात्मक रचनाएं हैं। और मृगी दुखमोचन की सरसता तो सराहनीय है। तो इनकी एक बड़ी चर्चित कविता है मृगी दुखमोचन, इसको आप लोग ध्यान देंगे। लोचन प्रसाद पांडे ने लिखा है मृगी दुखमोचन, तो ध्यान देंगे। ये कविता किसकी है? लोचन प्रसाद पांडे जी की है। पांडे जी की रचनाओं में जो इतिवृत्तात्मकता और विवरण की प्रधानता मिलती है वह द्विवेदी जी के प्रभाव मंडल की विशेषता है। भाषा इनकी अपरिष्कृत और सदोष है। द्विवेदी जी के प्रभाव और प्रोत्साहन से जो रचनाएं प्रकाश में आईं वे सामान्यतः वर्णनात्मक और विवरणात्मक हैं। जो लोग सीधे उनसे प्रभावित नहीं थे वे भी उस परिवेश से मुक्त नहीं हो सके। तो जो द्विवेदी जी से सीधे प्रभावित नहीं थे तो वो गौण रूप से प्रभावित हो गए, लेकिन उनके प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाए वो। तो हमने लोचन प्रसाद पांडे में आपको इनकी रचनाओं को केवल ध्यान देना है। ठीक। ये छत्तीसगढ़ के निवासी थे। इनकी जो रचनाएं हैं कई पत्रिकाओं में प्रकाशित होती थी। तो यहाँ पे इनकी आपको 4 रचनाएं मिली हैं, चारों को आप केवल ध्यान देंगे। ठीक। रचनाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। नीति कविता, मेवाड़ गाथा, पद्य पुष्पांजलि और मृगी दुखमोचन। तो ये हमारे लोचन प्रसाद पांडे थे। इसके बाद आते हैं सियाराम शरण गुप्त, जो मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। इनको देखेंगे हम। इनका जन्म हुआ था 1895 में। किसका? सियाराम शरण गुप्त का। इस समय के ये दूसरे विशिष्ट कवि हैं जिनके साहित्य में साधना, तपश्चर्या और करुणा का स्वर मुखरित हुआ है। बार बार प्रश्न उठाया गया है कि जब अन्य कवि पौरुष, ओज, देशभक्ति आदि का राग सुना रहे थे तब सियाराम शरण सबसे अलग करुणाग्नि छेड़े हुए थे। ऐसा क्यों? इसे कुछ लोग अपनी पारिवारिक स्थिति, दैवी प्रकोप, शारीरिक रुग्णता से संबंध करते हैं।
पर यह आंशिक रूप में सच है। पर उस समय के राजनीतिक वातावरण में उल्लास और करुणा दोनों व्याप्त थी। अपनी रुचि परिस्कृति के कारण सियाराम शरण गुप्त ने दूसरे को ही चुना। उन्होंने राजनीति न चुन के किसको चुना? करुणा को चुना। इनकी पहली रचना मौर्य विजय है, जो 1914 में प्रकाशित होती है। इसमें राष्ट्रीय चेतना का अंतर्भाव है। तो ये आप ध्यान देंगे कि सियाराम शरण गुप्त की पहली रचना कौन सी है? तो मौर्य विजय है, 1914 में प्रकाशित होती है। ये आपसे पूछा जा सकता है। पर इनके शेष काव्य अनाथ है, दुर्वादल है, निषाद है, आद्रा है, आत्मोत्सर्ग है, पाथेय है, मृण्मयी है, बापू है, दैनिकी है, उन्मुक्त है, नकुल, नोआखली, जय हिंद और गीता संवाद सन 1920 के बाद प्रकाशित हुए। इनकी पहली रचना तो 14 में आ जाती है, लेकिन बाकी रचनाएं सियाराम शरण गुप्त की अनाथ, दुर्वादल, निषाद, आद्रा, ये सब आपको ध्यान देना है। आद्रा काव्य सियाराम शरण गुप्त का है और आद्रा कहानी मोहन राकेश की है। आत्मोत्सर्ग है, पाथेय है, मृण्मयी, बापू, दैनिकी, उन्मुक्त, नकुल, नोआखली, जय हिंद, गीता संवाद सब 1920 के बाद प्रकाशित हुए। इनमें सामान्यतः जीवन की साधना, सात्विकता, शुद्ध बुद्धत्व की सहज अभिव्यक्ति हुई है। उनमें गुप्त की भांति, मैथिली शरण गुप्त की भांति इनमें भावनामयता नहीं है, हास विलास नहीं है, पर इनमें है एक ईमानदार कवि की प्रामाणिक अनुभूति की अभिव्यक्ति। यह कहीं भी नैराश्य की सृष्टि नहीं करती। उनकी मानववादी दृष्टि ने सामान्यतः दुखियों का ही चित्र खींचा है। काव्य सौंदर्य के विचार से भी ये कम नहीं ठहराए जा सकते। इसके प्रमाण में बापू को प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इनका जो बापू काव्य है ये आपको ध्यान देना है। वास्तविकता तो यह है कि 1920 के बाद हिंदी में छायावादी काव्य बहुत कुछ प्रतिष्ठित हो चुका था, पर गुप्त जी अभी द्विवेदी युगीन संवेदना, सुधारवादी दृष्टिकोण से संपृक्त को ही वाणी दे रहे थे। उनकी कविता युग के पीछे थी। ये जब लिख रहे थे उस समय छायावादी रचनाएं लिखी जा रही थी, लेकिन ये उस समय भी द्विवेदी युग से ही जुड़े थे। अपने युग के अनुकूल नहीं थे, अपने युग से क्या थे, पीछे चलते थे ये। इसीलिए इनकी दृष्टि को न जाना, इसीलिए उनकी ओर दृष्टि न जाना अस्वाभाविक नहीं था। इस काल में कुछ ऐसे कवि भी हुए, ये ध्यान दें कि इसी काल में कुछ ऐसे भी कवि हुए जो मूलतः ब्रज भाषा के संस्कारी कवि थे, किंतु खड़ी बोली के काव्य से प्रभावित होकर खड़ी बोली में भी रचनाएं की। वे द्विवेदी जी के प्रभाव के बाहर नहीं कहे जा सकते। द्विवेदी जी द्वारा संपादित कविता कलाप में पूर्ण और शंकर की कविताएं भी सम्मिलित हैं। तो ये ध्यान देना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपादन किया था कविता कलाप का, तो उसमें नाथूराम शर्मा शंकर और राय देवी प्रसाद पूर्ण की भी कविताएं सम्मिलित थी। राय देवी प्रसाद पूर्ण और नाथूराम शंकर, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, इनको महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं, इनको शुक्ल जी ने द्विवेदी मंडल के बाहर की काव्य भूमि के अंतर्गत रखा है। पूर्ण जी, शंकर जी और सनेही ये द्विवेदी मंडल में नहीं आएंगे, शुक्ल जी इनको बाहर कर दिए हैं। किंतु उनकी जिन प्रवृत्तियों, देश दशा, समाज दशा, आचार विचार, त्याग, वीरता, ऐतिहासिक प्रसंग, ये जो है इनका उल्लेख किया गया है, वे स्वयं द्विवेदी मंडल या उन दो दशकों की विशेषताएं हैं। तो ये ध्यान देना है। अब इसके बाद आते हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण जी। तो पूर्ण जी को हम देखेंगे कल,
आज हमने दो लेखकों को देखा। एक देखा हमने सियाराम शरण गुप्त को, एक देखा हमने लोचन प्रसाद पांडे को। लोचन जी 86 में जन्मे थे, छत्तीसगढ़ के निवासी थे। उनकी 4 रचनाएं आपको ध्यान देनी है। नीति कविता, मेवाड़ गाथा, पद्य पुष्पांजलि, मृगी दुखमोचन। इसके बाद सियाराम शरण गुप्त थे, 1895 में जन्मे हैं और इनकी भी आपको ध्यान देनी है। इनकी पहली रचना थी मौर्य विजय। ठीक, ये आपसे प्रश्न बन सकता है, 1914 में आई थी। इसके बाद इनकी अन्य रचना, उनको भी आपको ध्यान देना है, जैसे अनाथ है, दुर्वादल है, निषाद है, आद्रा है, आत्मोत्सर्ग है, पाथेय, मृण्मयी, बापू, दैनिकी, उन्मुक्त, नकुल, नोआखली, जय हिंद और गीता संवाद। और बापू भी इनकी बड़ी फेमस कविता है। तो ये सब आपको ध्यान देना है। रचनाएं विशेष तौर से इन कवियों की रचना ही आपसे पूछी जाएगी, बाकी कुछ नहीं पूछेगा। लोचन हो गए, सियाराम शरण हो गए, ठीक, तो इनकी रचना पे आपको ध्यान देना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। 2 लेखकों को हमने पढ़ा। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।